जी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई बोर्ड को है और बेसिकली ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर हमें क्या कन्वे करता है, क्या मैसेज देता है चैप्टर? दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक्स एंड वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, अब पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है एंड व्हाट आर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। बेसिकली द एक्टिविटीज बाय विच अ पर्सन कैन अर्न द मनी, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं, उस तरह की एक्टिविटियों को इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहा जाता है। और जिन एक्टिविटी से पैसा जनरेट नहीं होता उनको नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, एंड प्रोडक्शन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर हैपनिंग इन अवर विलेज, इन अवर कंट्री, बट द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी which is happening in our country, that is agriculture. Not only in India, but also in this hypothetical village Palampur, the main production activity is agriculture. उसके साथ साथ दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी वो एक्टिविटीज है जिससे आदमी, कोई भी इंसान पैसा जनरेट करता है। ठीक है, मनी अर्न करता है। ठीक है, ये सारी वो एक्टिविटीज है। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू कि इस चैप्टर में मेन कंटेंट क्या है, मेन टॉपिक क्या है। इसको मैं आपको पार्ट वाइज बताते जाऊंगा ताकि आपको बहुत बोरिंग ना फील हो। कंटिन्यूस बाद में हम कर देंगे, पहले मैं आपको पार्ट्स में उसको चैप्टर को समझा दूंगा एंड देन आई विल क्लब इट इनटू वन। ठीक है, ताकि जिसको अगर पार्ट्स में देखना है तो पार्ट्स में देख सकता है, अगर कंटिन्यूस देखना हो तो कंटिन्यूस देख सकता है। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। मैंने आपको ये शेयर किया था कि ये चैप्टर हमें क्या कन्वे करता है, क्या इस चैप्टर का कंटेंट है। राइट, ये चैप्टर हमें बताता है बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में, कि जो इकोनॉमिक्स है कैसे विलेज लेवल पे, कैसे कंट्री लेवल पे मूव करती है। ठीक है, बेसिकली वी ऑल नो कि इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट and we all are indulge in some or other economical activities, right? Because it's very important for our survival, right? ठीक है, ओके। तो मैंने कल आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है, अब आगे बेसिकली पालमपुर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया था। पालमपुर जो है वो एक इमेजिनरी विलेज है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इट्स इमेजिनरी विलेज। ये विलेज जो है वो वेल डेवलप्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, रोड्स, कनेक्टिविटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज इन प्रॉपर वे। ठीक है, तो एक वेल डेवलप्ड विलेज है पालमपुर, इसीलिए वहाँ पे सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो सकती है। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो विलेज है ये छोटा विलेज है ना, लेकिन वेल डेवलप्ड है। इसके नियर बाय 3 किलोमीटर दूर ही रायगंज है, जो कि थोड़ा बड़ा विलेज है। ठीक है, और रायगंज के थोड़े दूर एक छोटा टाउन है शाहपुर करके। ठीक है, तो टेक्निकली सेइंग जो प्रोडक्शन होता है पालमपुर में, जो पालमपुर में बिक जाता है ना, तो इकोनॉमी वहाँ से जनरेट हो जाती है। जो पालमपुर में नहीं बिकता उसको बड़ा मार्केट चाहिए तो वो रायगंज में जाके बिकता है, और रायगंज में भी उससे बड़ा मार्केट चाहिए तो शाहपुर में जाके वो चीज़ें, प्रोडक्ट्स बिकती है। ठीक है, इस तरह से इकोनॉमी मूव होती है और इस तरह से मनी जनरेट होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी पालमपुर का वो है एग्रीकल्चर। हमारे देश का भी वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। इन्होंने, आप एक चीज़ सोचेंगे, क्यों इन्होंने पालमपुर की बात की है, क्यों एक विलेज के एग्जाम्पल लिया है? एक विलेज के एग्जाम्पल से हमें समझाने का ट्राई करें कैसे विलेज में इकोनॉमी जनरेट होती है, रोटेट होती है। राइट, वो समझाने का ट्राई करें, क्योंकि वही चीज़ कंट्री लेवल पे भी एप्लीकेबल है। जैसे विलेज में इकोनॉमी जनरेट होती है, रोटेट होती है, वैसे ही कंट्री लेवल पे भी इकोनॉमी जनरेट होती है, रोटेट होती है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इन्होंने एक छोटे से एग्जांपल से हमें समझाने का ट्राई किया है कि भाई विलेज लेवल पे कैसे इकोनॉमी जनरेट होती है, रोटेट होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, फाइन। ये जो विलेज है इसमें मेजरली इसमें टेंटेडली कुछ 450 फैमिलीज बताई है। ज़्यादातर 80% रिच है और घर जो है वो सीमेंटेड है, ब्रिक्स के बने हुए हैं। लेकिन 20% जो है पुअर है, वो आई कैन से शेड्यूल कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के हैं और पुअर है, और उनकी इनकम इतनी नहीं है, उनके पास लैंड होल्डिंग्स छोटे हैं। बाकी जो 80% है उनके पास लैंड होल्डिंग बड़े हैं या मीडियम है,
ठीक है, और वो रिच फार्मर्स हैं, उनका घर भी पक्का बना हुआ है सीमेंट का, ब्रिक्स का। 20% जो हैं वो लोअर कास्ट के हैं, उनका घर भी आई कैन से मड का बना हुआ है, काउडंग का बना हुआ है, और वो भी पालमपुर के इकोनॉमी में काफ़ी अच्छे योगदान करें, लेकिन उनकी लिमिटेशंस है, उनकी एक लिमिटेशंस है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बेचारे पास लैंड होल्डिंग ही लिमिटेड है ना, तो उनका अर्निंग भी लिमिटेड है। तो उस तरह से सबका कंट्रीब्यूशन है अपने अपने लेवल पे। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कॉमर्शियल फार्मर, रिच फार्मर, जिसके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, जिसके पास ज़मीन बड़ा है, खेत बड़ा है, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में मीडियम फार्मर्स कंट्रीब्यूट करता है, जिसके पास ज़मीन मीडियम है, और सबसे कम आई कैन से लेस लैंड होल्डिंग वाला फार्मर कंट्रीब्यूट करता है, उसके पास ज़मीन कम है, ठीक है। अब जिसके पास जितनी ज़मीन उतना पैसे वाला। रिच फार्मर है, उसके पास ज़मीन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है। मीडियम फार्मर, उसका ज़मीन एवरेज है तो मीडियम प्रॉफिट बनाता है ना। और जो आई कैन से जिनके पास लेस लैंड होल्डिंग है, उनके पास ज़मीन कम है तो लेस प्रॉफिट बनाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। रिच फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, मीडियम फार्मर्स एवरेज प्रॉफिट बनाते हैं, और लेस लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स बहुत कम प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया पालमपुर के बारे में, और मैंने आपको ये भी शेयर किया कि वहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है। सबसे मेन होती है एग्रीकल्चर, उसके बाद अदर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो है आपकी डेयरी फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आपका ट्रेडिंग, आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब भी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो पालमपुर में होती है। अच्छा, तो ये कौन करता है? जो लोग अपने मनी जनरेट नहीं कर पाते बराबर, जो पैसा ढंग से जनरेट नहीं कर पाते खेती से, तो वो बेचारे ना चाह के अदर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, या फिर वो वर्क करते हैं एज ए लैंडलेस लेबर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, फाइन। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि व्हाट इज पालमपुर, इट इज अ वेल डेवलप्ड विलेज, एंड ऑल अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू पालमपुर, फाइन। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको थियोरेटिकल लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको प्रैक्टिकल भी लेके जाऊँगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल जो साइट्स है, प्लेसेस है, वहाँ भी विजिट करूँगा, एंड यू विल बी कनेक्टेड, यू विल एंजॉय, राइट। आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा हाँ कुछ क्रिएटिव हो रहा है, यू नो। थियोरेटिकल तो चल ही रहा है, ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। हम प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल जो भी मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज साइट्स है, कल्चर है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पालमपुर के बारे में, ठीक है, कि पालमपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड, वेल कनेक्टेड विलेज, ठीक है। अभी इस पार्ट में मैं आपको इकोनॉमी के दो एस्पेक्ट्स समझाने का ट्राई करूँगा। एक होगा लोकल इकोनॉमी और एक होगा ग्लोबल इकोनॉमी। तो बेसिकली ये है क्या, लोकल इकोनॉमी क्या चीज़ होती है और ग्लोबल इकोनॉमी क्या चीज़ है? बेसिकली लोकल इकोनॉमी का मतलब है कि जब पैसा, परिवार का पैसा परिवार में ही मूव करता है ना, घूमता है, ठीक है। गांव का पैसा जब गांव में ही घूमता है, ठीक है। शहर का पैसा जब उसी शहर में घूमता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लोकल इकोनॉमी, ठीक है। और ये इकोनॉमी जो होती है वो काफ़ी साउंड होती है। लोकल इकोनॉमी इज़ वेरी साउंड। अगर मैं भारत की बात करूं, हमारे देश की बात करूं, तो हमारे देश में पहले बहुत साउंड इकोनॉमी इसी कारण से हुआ करता था क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी किसी कंट्री पे या किसी और पे नहीं हुआ करती थी। हमारे गांव ही इतने सक्षम थे कि एक गांव खुद ही इतना डिपेंडेंट है खुद पे। लाइक ऐसे द विलेज इटसेल्फ वाज वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। विलेज वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर विलेज, ठीक है। सो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ एंशिएंट इंडिया। So that's why ancient India was very prosperous. I hope it is clear to you. ठीक है, मतलब मान लो जो फार्मर है, आपने सुना होगा शायद बार्टर सिस्टम। फार्मर को कोई रिक्वायरमेंट है मिल्क की, तो उसके गांव में ही एक्सचेंज करके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। फार्मर को रिक्वायरमेंट है गोल्ड की, तो उसके गांव में ही जो गोल्ड स्मिथ है उससे एक्सचेंज करके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ठीक है। फार्मर को जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसके गाँव के लोगों से ही एक्सचेंज करके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो गांव का जो पैसा है, गांव का जो प्रोडक्शन है ना, वो गांव का पैसा, गांव का प्रोडक्शन गांव में ही आई कैन से रोटेट कर रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं हूँ और मेरे 4 रिलेटिव्स हैं, है ना। एक की कपड़े की दुकान है, बर्तन की है, एक की फूड ग्रेन से, एक की स्टेशनरी की है, ठीक है। अब मान लो मुझे ज़रूरत है कपड़े की, ठीक है। तो मैं अपने रिलेटिव के पास कभी भी जाके वो कपड़े की शॉप से शॉपिंग करके
मैं उसको बाद में भी पे कर सकता हूँ या उस वक्त भी पे कर सकता हूँ. आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, आई हैव दैट क्रेडिट पीरियड बिकॉज ही नोज मी, आई नो हिम. ठीक है. सेम थिंग विद द यूटेंसिल्स शॉप वाला. ठीक है. सेम थिंग विद द स्टेशनरी शॉप वाला. ठीक है. सेम थिंग विद द ग्रोसरीज वाला. ठीक है. बिकॉज वी नो ईच अदर, तो वो मुझे प्रोडक्ट दे देंगे और पेमेंट में उस वक्त भी अगर मेरे पास पैसा है तो उस वक्त पे कर दूंगा, या फिर मेरे को 10-15 दिन महीने का जो क्रेडिट चाहिए वो क्रेडिट भी मिल जाएगा. ठीक है. लेकिन तो ये क्या हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग ने उस तरह से लाइक इंटरेक्शन कर लिया. ठीक है. तो हुआ क्या, इस पर दोनों को फायदा हुआ. उनको बिजनेस मिला, फिक्स बिजनेस, और मुझे क्रेडिट पीरियड मिल गया. ठीक है, फाइन. लेकिन मान लो यही चीज मैं किसी सुपर मार्केट में करने जाता हूँ, किसी भी सुपर मार्केट में, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं. मुझे उसको ऑन द स्पॉट पे करना पड़ेगा, तब जाके मुझे शॉपिंग करने देगा, वरना वो करने देगा नहीं. ठीक है, फाइन. बिकॉज दे आर स्ट्रेट कि भाई वी डोंट नो ईच अदर, तो आप पैसा पे करो, शॉपिंग करके लेके जाओ, वरना फिर मत आओ. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, उनको तो बिजनेस मिला, लेकिन मुझे कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिला, और मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं वहां जाकर शॉपिंग भी नहीं कर सकता. ठीक है, फाइन. तो इसमें दो जन का लॉस हुआ. एक तो मेरे रिलेटिव्स का कि भाई जो सेम बिजनेस में थे पर मैं उनके पास नहीं गया. ठीक है, तो उनको बिजनेस नहीं मिला. और एक मेरा कि भाई मुझे क्रेडिट पीरियड चाहिए थी, टाइम पीरियड चाहिए था. ठीक है, तो मुझे टाइम पीरियड नहीं मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे दोनों का लॉस है. ठीक है, मेरे रिलेटिव का भी, मेरा भी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो आपको समझ में आ रही है आई थिंक. ठीक है. तो ये है लोकल इकोनॉमी कि भाई परिवार का पैसा परिवार में ही घूम रहा है, गांव का पैसा गांव में ही घूम रहा है. ठीक है, गांव का पैसा बाहर नहीं जा रहा. ठीक है, दैट इज द मेन प्लस पॉइंट. ठीक है. आपने शायद गवर्नमेंट से सुना होगा, गवर्नमेंट ने बीच में कैंपेन चालू किया था कि लोकल फॉर वोकल. ठीक है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया. क्यों किया था? करने का पर्पस बहुत सिंपल था. पर्पस ये था कि गांव देश हमारा इंडिपेंडेंट बने, हम दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें. क्योंकि अगर हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे रहेगी तो हम वीक रहेंगे, हमारे पास भी जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए वो प्रॉस्पेरिटी हम कभी नहीं ला पाएंगे. ठीक है. तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि वी बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है. एंड दैट इज कॉल्ड एज लोकल इकोनॉमी और साउंड इकोनॉमी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है. द ग्लोबल इकोनॉमी इज व्हाट? ग्लोबल इकोनॉमी मीन्स व्हाट कि वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. बिकॉज आज की तारीख में सबके पास आई कैन से सब एक दूसरे डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज के लिए. क्योंकि होता ये है कि किसी और देश के पास कोई चीज सस्ती है तो हम वहां से लेना प्रेफर कर लेते हैं, हमारे पास कोई चीज सस्ती है तो कोई दूसरा देश हमसे लेना प्रेफर कर लेगा. तो होता क्या है कि इसके कारण हमारी डिपेंडेंसी बन जाती है ना, एक देश दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो जाता है. तो इसका साइड इफेक्ट क्या है कि अगर किसी एक कंट्री को कुछ दिक्कत आई, मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, वॉर हुआ, पैंडेमिक्स हुआ, एपिडेमिक्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका इफेक्ट वर्ल्ड की सारी कंट्री पे आने वाला है. क्यों? बिकॉज वी आर सम वे और अदर वे, सम और अदर वे वी आर कनेक्टेड, हम जुड़े हुए. तो सब पे कहीं ना कहीं असर आने ही वाला है. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है ग्लोबल इकोनॉमी का, नो डाउट. उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज टू हैव द साउंड इकोनॉमी. जितना हमारा डिपेंडेंसी खुद पे रहेगा, जितना हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, राइट, उतना हम साउंड रहेंगे, उतना हम बेटर रहेंगे. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, फाइन. ओके. अब मैं आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. सो बी क्लियर, आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज. बाय द वे, आपने मेरा वीडियोस लाइक सब्सक्राइब करना शुरू किया कि नहीं किया? नहीं किया है तो जल्दी करो. ठीक है, फाइन. क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके बेनिफिट के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल आपको समझाने वाला हूँ. प्रैक्टिकली में जब मेरे पे मुझे चांस मिलेगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो मैं आपको हिस्ट्री के बारे में, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के बारे में प्रैक्टिकल समझाऊंगा. जो भी मैं समझा सकता हूँ, वॉट एवर बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, फाइन. ठीक है, अभी अपने थियोरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं. ओके. तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को उत्पादन करना. ठीक है, किसी चीज को बनाना. प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है तभी इकोनॉमी ग्रो करता है, तभी इकोनॉमी जनरेट होती है, वरना इकोनॉमी जनरेट हो सकती नहीं है. मान लो किसी कंट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, ठीक है, वो किसी और कंट्री से बोरो करके अपना काम चला रहा है, तो उसका इकोनॉमी हमेशा डल रहेगा, डाउन रहेगा. कभी वो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर सकता नहीं है, कभी वो कंट्री साउंड नहीं बन सकता, प्रॉस्परस नहीं बन सकता. ठीक है, फाइन. तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज होनी चाहिए, तभी इकोनॉमी डेवलप होगा, तभी कंट्री प्रॉस्परस रहेगा. ठीक है, वरना नहीं होगा. फाइन. नाउ यहाँ पे हम समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. कौन से 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? पहला फैक्टर है आपका लैंड.
अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप प्रोडक्शन कभी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को होटल बनाना है, किसी को यूनिवर्सिटी बनानी है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए लैंड होना बहुत ज़रूरी है। किसी को फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, अगर आपके पास लैंड नहीं है तो अब ये सारी चीज़ें, होटल, हॉस्पिटल, है ना, यूनिवर्सिटी, स्कूल, फैक्ट्री आप नहीं बना सकते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। लैंड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि आप खेती भी नहीं कर सकते। अगर आप लैंड ही नहीं तो आप क्या खेती करोगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेबर, कि जो लेबर है, टेक्निकली सेइंग ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास लैंड है, ठीक है, लेकिन उस लैंड में आपने हॉस्पिटल बना दिया या यूनिवर्सिटी बना दी या स्कूल बना दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए, आपको ढंग से चलाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, दैट इज अ लेबर, ठीक है। अगर आपके पास, आपने कॉलेज बना दिया लेकिन आपके पास प्रोफेसर से नहीं, लेक्चरर से नहीं है, तो आप कॉलेज नहीं चला पाओगे। आपने हॉस्पिटल बना दिया लेकिन आपके पास डॉक्टर से नहीं है, नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो आप नहीं चला पाओगे। आपने फैक्ट्रीज खड़ी कर दी लेकिन आपके पास इंजीनियर्स नहीं है, मैनेजमेंट टीम नहीं है, बैकअप टीम नहीं है, तो आप उसको नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेबर, कि अगर आपके पास लेबर नहीं है, अच्छा, तो आप, अगर आपके पास लेबर टीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल इज मनी, वी कैन से। कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज फिक्स्ड, सेकंड इज वर्किंग। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में 30, 40, 50 साल तक के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है। मान लो मुझे फैक्ट्री खोलनी है, तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे फैक्ट्री लैंड खरीद ली, उसके बाद मुझे फैक्ट्री बिल्टअप करना है, मशीन्स लानी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी लानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, ठीक है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मशीन्स मान लो 2-5 करोड़ की आ रही है या जो भी आ रही है, ठीक है, तो एक बार मुझे इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में 30, 40, 50 साल तक मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उसको मेंटेन करना है, सिर्फ मेंटेन करना है, दैट्स इट। मुझे उसको मेंटेन करना है, ठीक है, फाइन। तो कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में आपको लॉन्ग टर्म तक देखने की जरूरत नहीं है, 20, 25, 30 साल तक, ठीक है। सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। मुझे अगर मेरा धंधा चलाना है या किसी को भी उसका धंधा चलाना है, उसके पास वर्किंग कैपिटल होना ही चाहिए टू गिव सैलरी टू द स्टाफ, टू, आई कैन से, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू पे लाइट बिल्स, टू रन द कैंटीन, राइट, टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए वर्किंग कैपिटल होना ही चाहिए। अगर किसी धंधे में कोई धंधा अगर वर्किंग कैपिटल जनरेट नहीं कर पा रहा, तो धंधा ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जेब से बार बार डाल के पैसा नहीं, धंधा नहीं चला सकता। कितनी बार वो अपनी जेब से पैसा डालेगा धंधा चलाने के लिए? धंधा चलाने के लिए उसको उसी धंधे में से पैसे जनरेट करने पड़ेंगे, तब जाके वो धंधा लॉन्ग टर्म तक चला सकता है। तो वर्किंग कैपिटल इज लाइक ए ब्लड इन द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाता है, वैसे ही अगर किसी धंधे में वर्किंग कैपिटल जनरेट हो रहा है तो धंधा सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है, ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये टॉप बॉस होता है, ये सबसे मेन बंदा होता है जब जो इन तीनों को लाइनअप करता है। मतलब लैंड की व्यवस्था करता है, लेबर की व्यवस्था करता है, कैपिटल की व्यवस्था करता है, और इन तीनों को ढंग से प्लान आउट करता है कि कैसे उसको सिस्टम को चलाना है, ठीक है। एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन हु कम्स इन एंड द लास्ट पर्सन हु गोज आउट ऑफ द ऑफिस, ठीक है। तो ये जो बंदा होता है वो इन सबको सिंक्रोनाइज करता है और सारी प्लानिंग करता है फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। इस तरह से इन चारों, ये चार फैक्टर्स जो हैं, ये चारों फैक्टर्स जब होते हैं तब ही प्रोडक्शन हो सकता है, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। बाय द वे, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो जल्दी करो। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं नेक्स्ट पार्ट, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। जी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल उठाया है कि कैसे लाइक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जनरेट होती है, कैसे वो मूव करती है, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने उठाया फार्म का। जैसे कि हमें पता है फार्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट अर्निंग का सोर्स है। हमें मालूम है फार्म में क्या होता है। फार्म में फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है,
और उससे क्रॉप ग्रो करने में आता है, और वो क्रॉप जो है वो मार्केट में सोल्ड आउट होता है और उससे मनी जनरेट होता है, पैसा अर्न होता है, राइट। तो बेसिकली इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई, गॉट द पॉइंट। इन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर की शानदार बात ये, इन्होंने एक गांव के एग्जाम्पल से, फार्मिंग के एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई किया है कि कैसे इकोनॉमी जनरेट होती है। फार्म से फार्मिंग हुआ, फार्मिंग से जो प्रोड्यूस हुआ उसको सोल्ड आउट किया मार्केट में और उससे मनी जनरेट हुआ। उस मनी को आई कैन से फॉर सर्वाइवल, फॉर सेविंग, फॉर डेवलपिंग द फार्म एक्टिविटीज यूज किया गया, राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मनी जो जनरेट होता है वो हर कोई अच्छे से अर्न नहीं कर पाता है। यहाँ पे डिपेंड ऑन द लैंड होल्डिंग, मतलब जितना आपका बड़ा लैंड साइज उतना आपका मनी जनरेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 तरह के फार्मर्स हमें पता है। एक लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर, एक किसान वो जिसके पास बहुत बड़ी जमीन है, राइट, ठीक है। दूसरा किसान वो मीडियम लैंड होल्डिंग फार्मर, ये वो किसान है जिसके पास एवरेज ठीक ठाक जमीन है, ठीक है। तीसरा कैटेगरी ये है स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर। अब होता क्या है, जिसके पास जमीन ज्यादा, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा, तो वो ज्यादा मार्केट में सेल आउट करेगा, ज्यादा मार्केट में बेचेगा, उसके बाद ज्यादा प्रोडक्शन हुआ अनाज का, ठीक है, तो ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा सेलिंग, तो क्या होगा, ज्यादा मनी, ठीक है, मोर मनी, अंडरस्टूड, गॉट द पॉइंट। अब इसने तो पैसा ज्यादा कमाया, क्यों, इसके पास जमीन बड़ी है, इसका लैंड होल्डिंग बड़ा है, ठीक है, जमीन का साइज इसके पास खूब सारा है, खूब सारी जमीन है, तो इसका प्रोडक्शन भी खूब सारा है। उस खूब सारा प्रोडक्शन को सोल्ड आउट करेगा मार्केट में तो खूब सारा पैसा कमाएगा, तो इसके पास हमेशा सेविंग्स बनी रहेंगी, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा बना रहेगा, ठीक है। तो इसको तो प्रॉफिट हुआ भैया, ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ, इसके पास पैसा बना रहा, ठीक है। अब दूसरे कैटेगरी फार्मर हम देख लेते हैं। ये है मीडियम लैंड होल्डिंग फार्मर, इसने भी प्रोडक्शन किया, ठीक है, इसका प्रोडक्शन हुआ, इसने भी सेलिंग किया, क्योंकि इसके पास मीडियम लैंड साइज है तो इसका प्रॉफिट भी मीडियम होगा, ठीक है। अब मीडियम प्रॉफिट होगा तो मीडियम प्रॉफिट को भी सेव करेगा, ज्यादा नहीं तो मीडियम, ठीक है, तो सेविंग तो इसका भी हुआ, तो मीडियम प्रॉफिट सेविंग्स, ठीक है। अब तो कहने का मतलब लार्ज लैंड होल्डिंग वाले फार्मर ने भी अच्छा खासा पैसा कमाया, मीडियम लैंड होल्डिंग फार्मर ने भी अच्छा खासा पैसा कमाया, मतलब एवरेज पैसा कमा लिया, ठीक है, उसके जमीन के हिसाब से, मतलब पैसा कमाया, कहने का मतलब ये है। और तीसरा है स्मॉल, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसके पास जमीन ज्यादा है, उसने प्रोडक्शन ज्यादा किया, उसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, उसने सेविंग भी किया। जिसके पास जमीन मीडियम है, उसने मीडियम प्रोडक्शन किया, उसने मीडियम प्रॉफिट किया, उसने मीडियम सेविंग किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो तकलीफ में आता है वो बेचारा ये है स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर, राइट। कम जमीन जिसके पास है वो फार्मर सबसे ज्यादा तकलीफ में आता है। कैसे, वो शेयर करता हूं। उसने भी प्रोडक्शन किया, ठीक है, अब जमीन बेचारे पास ऑलरेडी कम है, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी कम ही होगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में कम बेचेगा तो कम प्रॉफिट अर्न करेगा, या फिर नहीं प्रॉफिट अर्न करेगा। नहीं क्यों करेगा वो भी बताता हूं, ठीक है। सेलिंग करेगा तो लेस प्रॉफिट और नो प्रॉफिट, मतलब सेविंग्स तो बेचारे पास रहने वाली नहीं है, तो लेस प्रॉफिट है तो घर के जरूरत के हिसाब से अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए, अपनी जरूरतों को मेंटेन करने के लिए खर्चे हो जाएंगे, तो सेविंग नहीं रहने वाला। नो प्रॉफिट, आप सोचोगे नो प्रॉफिट कैसे होगा? नो प्रॉफिट ऐसे होगा कि बेचारा ये जो है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उससे बहुत फायदा हुआ, हमारा कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। जो देश दूसरों से अनाज लेता था वो देश खुद पर निर्भर हो गया, राइट। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ विद द हेल्प ऑफ एम एस स्वामीनाथन। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एम एस स्वामीनाथन जो कि एक बहुत बड़े आई कैन से जेनेटिक्स एक्सपर्ट थे, प्लांट ब्रीडर थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। उनके
मार्गदर्शन से, उनके नॉलेज से, उनके एक्सपर्टीज से हम ये कर पाए। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो उन्होंने गाइड की। जैसे कि हमें HYV सीड्स चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जैसे कि हमें मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स चाहिए, जैसे कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, जैसे कि हमें पेस्टिसाइड्स चाहिए पेस्ट को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए इंसेक्ट्स को मारने के लिए। ये सारी चीज़ें MS स्वामीनाथन जी ने लोगों को, फार्मर्स को बताया। तो इसमें हुआ क्या, जो पैसे वाले फार्मर थे, जिनके पास लैंड होल्डिंग बड़ा था, वो तो मैनेज कर गए, उनके पास तो सेविंग था, ठीक है, सेविंग था, तो वो सारी चीज़ें अरेंज करके ट्रैक्टर्स ले आए, थ्रेशर्स ले आए, पेस्टिसाइड्स ले आए, इंसेक्टिसाइड्स ले आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स ले आए, ठीक है, वो आई कैन से मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स उन्होंने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो उससे हुआ कि उनका प्रोडक्शन और बढ़ गया, सेविंग्स और बढ़ गई, प्रॉफिट और बढ़ गया, ठीक है। मीडियम फार्मर था वो भी मैनेज कर पाया, क्योंकि उसके पास मीडियम सेविंग था, पर वो इसे मैनेज कर पाया, वो भी मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स उसने भी अप्लाई कर दी, ठीक है। पेस्टिसाइड्स ले आया, इंसेक्टिसाइड्स ले आया, केमिकल फर्टिलाइजर्स ले आया, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो भी खरीद के ले आया बाजार से, ठीक है, सारी चीजें ले आया, तो उसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। लेकिन बेचारा फंसता है गरीब आदमी, यहाँ पे भी यही हुआ। जो गरीब आदमी था, जिसके पास पैसा नहीं था, बेचारा फंस गया। सपने देखे बड़े बड़े कि यार मैं भी HYV सीड्स यूज करूंगा, मैं भी मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स यूज करूंगा, है ना, और मैं भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करूंगा, है ना, और मैं भी खूब अच्छा प्रोडक्शन करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। गरीब आदमी है ना, बेचारा सपना देखना शुरू कर दिया, ठीक है। सपने देखने के चक्कर में बेचारा हुआ ये कि जो सपना देख रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन उसका उल्टा जरूर हो गया, क्योंकि इन सब चीजों को करने के लिए पैसा चाहिए था, पैसा बेचारे पास था नहीं। तो उसने क्या किया, उसने प्राइवेट मनी लेंडर से पैसा ब्याज पे, इंटरेस्ट पे लेना शुरू कर दिया, ठीक है, या बड़े लैंडलेस बड़े फार्मर से पैसा लेना शुरू कर दिया। और ये सारी चीजें जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसने पैसा ब्याज पे मनी लेंडर से, बड़े फार्मर से लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हुआ ये कि खेती तो हुई, प्रोडक्शन भी थोड़ा बढ़ा उसका, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अब उन मनी लेंडर्स को, उन बड़े फार्मर्स को पैसा चुकाना है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसकी जो भी कमाई हुई, जो भी प्रॉफिट हुआ उसका, वो सारा उनको देने में चला गया, राइट। तो इस कारण उसका हुआ नो प्रॉफिट। आई बात समझ में? मैंने आपको बताया था, या तो वो लेस प्रॉफिट करते हैं, नो प्रॉफिट करते हैं। पर क्यों नो प्रॉफिट? क्योंकि बेचारे ने सपना देखा कि मेरा भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मैं भी ज्यादा अर्न करूंगा, मेरे भी बच्चे खुश रहेंगे, वो भी अच्छे स्कूल में जा पाएंगे पढ़ने के लिए। तो बेचारे ने सपना देख लिया बड़ा बड़ा, है ना। उस चक्कर में उसने क्या किया, उसने लोन ले लिया मार्केट से, मनी लेंडर्स से, ठीक है, बड़े फार्मर्स से, राइट। उस चक्कर में जरा फंस गया। क्यों? जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी उसकी अर्निंग हुई, वो सारी उस लोन को चुकाने में, उस इंटरेस्ट को चुकाने में सब चला गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो होता क्या है, अब सारा पैसा उसका मनी लेंडर को देने में चला गया, तो अब करेगा क्या सर्वाइवल के लिए? उसका पैसा जो अर्निंग था वो तो मनी लेंडर्स को देने में जा रहा है, इंटरेस्ट पे पैसा लिया हुआ था। तो अपने सर्वाइवल के लिए वो जो फार्मर है वो दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है, जैसे कि या तो वो बड़े फार्मर्स के वहां पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, एज ए लैंडलेस लेबरर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? या तो वो बड़े फार्मर के वहां पे काम करना शुरू कर देगा एज ए लैंडलेस लेबरर, या फिर वो कोई और इकोनॉमिकल एक्टिविटी जैसे डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है, डेयरी फार्मिंग है, राइट, जैसे कि आई कैन से ट्रेडिंग है, राइट, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जैसे कि आपको आई कैन से ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ये सारी बेचारी एक्टिविटीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास अब ऑप्शन नहीं है। जो कमाया वो तो मनी लेंडर्स को देने में जा रहा है, घर वालों के लिए पैसा है नहीं, तो क्या करेगा? तो अपने मनी को जनरेट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए वो अदर एक्टिविटीज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक चलाना, टेम्पो चलाना, वो सब करना शुरू कर देगा। या फिर वो डेयरी फार्मिंग, गाय भैंस को पालना शुरू कर देगा कि छोटा खेत है, उससे जो भी कमाई हुई वो दे दिया मनी लेंडर्स को, डेयरी फार्मिंग से दूध बेच के या मिल्क प्रोडक्ट्स बेच के जो अर्निंग हो वो फैमिली के लिए लगा दिया,
ठीक है, या फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा खेती के साथ साथ, क्योंकि टाइम निकाल के ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, या फिर वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही हो वहां जुड़ जाएगा एज ए वर्कर, या कुछ छोटा अपने लेवल पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये सारी चीजें स्मॉल फार्मर करना शुरू कर देता है, राइट, और अपनी इकोनॉमी को जनरेट करता है, राइट, ठीक है। तो इस तरह से मनी जनरेट होता है, इस तरह से रोटेट होता है, और इस तरह से बेसिकली वो जितने फार्मर्स हैं, फार्मर्स अर्न करते हैं अपने मनी। पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है लैंड होल्डिंग, लार्ज लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स को, बड़े फार्मर्स को, फिर मीडियम फार्मर्स को प्रॉफिट होता है, और सबसे कम प्रॉफिट या नहीं प्रॉफिट होता है वो होता है स्मॉल फार्मर्स को, राइट, ठीक है। और बड़े फार्मर्स तो क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेते हैं, एक साल में लाइक 3 क्रॉप्स उगा रहे हैं, 4 क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो उनकी प्रॉफिट तो ज़बरदस्त, उनके लैंड भी बड़ा है, उनके पास इक्विपमेंट्स भी है, उनके पास HYV सीड्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मीडियम फार्मर्स भी कर लेता है, उसके पास मीडियम लैंड साइज है तो वो अच्छे से कर लेता है, ठीक है। और नई नई टेक्नोलॉजीज है, न्यू इरिगेशन टेक्निक्स है, HYV सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो भी कर लेता है। लेकिन ये बेचारा गरीब आदमी, स्मॉल फार्मर जो है, वो पिस जाता है, राइट, वो पिस जाता है बेचारा, वो मजबूर होकर फंस जाता है, वो क्या करेगा बेचारा, है ना। तो उसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, लेकिन वो अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए वो अदर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमी विलेज लेवल पे आई कैन से रोटेट होती है, इस तरह से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जनरेट होती है, ठीक है। और जब कोई स्मॉल लैंड साइज वाला फार्मर अपनी इकोनॉमी को जनरेट नहीं कर पाता, तब वो क्या करता है, वो अदर एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, डेयरी फार्मिंग, और आई कैन से स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ताकि उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज चलती रहे, चाहे फार्मिंग नहीं तो कोई और, पर मनी आता रहे, ठीक है, मनी जनरेट होता रहे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। आज मैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पे पहुंच गया हूं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का कंक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें क्या अपडेट करता है, ये चैप्टर में क्या बताता है? चैप्टर विलेज इकोनॉमी को दर्शाता है। भारत की जो इकोनॉमी है वो विलेज इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो भारत का गांव पूरे देश के लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भारत का जो गांव है उसमें जो मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो है फार्मिंग, एग्रीकल्चर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब तक फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से पैसा बना पाते हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई फार्मर अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी से पैसा नहीं बना पाता तब बेचारा मजबूरन अदर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट होता है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आई कैन से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उस तरह डाइवर्ट होता है, ठीक है। अब आपको शायद एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा ये चीज, कि आपने शायद देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, या नहीं किया होगा, बुक्स में रीड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। 1780s और 90s और 2000 में बेसिकली एक ट्रेंड बन गया था। वो क्या ट्रेंड था कि लोग अपने गांव को छोड़ छोड़ के, है ना, वो शहर में आने लगते थे। क्यों? कमाने के लिए, छोटी बड़ी नौकरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे खेती के द्वारा, ठीक है। इसलिए वो मजबूरन गांव छोड़ के शहर आने लगे थे छोटे बड़े काम के लिए, नौकरी के लिए, ताकि वो पैसा कमा पाए, अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा कर पाए, ठीक है। वरना कौन अपना परिवार छोड़ के, अपना गांव छोड़ के आता है? अच्छा, बेसिकली कौन आते थे? ये वो आते थे जिनकी लैंड साइज छोटी होती थी, जिनके पास छोटा जमीन होता था, ठीक है। क्योंकि वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, वो इतना पैसा नहीं बना पाते थे, तो मजबूरन क्या होता था, वो लोग बेचारे थक हार के, क्योंकि पैसा तो कमाना है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो थक हार के वो पैसा कमाने के लिए शहर आते थे और कोई भी छोटा बड़ा काम करते थे और पैसा जनरेट करते थे। लेकिन जो लार्ज लैंड साइड फार्मर हुआ करते, जो हमने पढ़ा था चैप्टर में, लार्ज लैंड साइड फार्मर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते थे, तो वो अपनी जमीन छोड़ के नहीं आते थे, वो शहरों में नहीं आते थे। मीडियम लैंड साइज फार्मर भी नहीं आते थे, उनको भी आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका भी ठीक ठाक पैसा बन जाता था। गॉट द पॉइंट? लेकिन मेनली स्मॉल लैंड साइज फार्मर, क्योंकि उनका अर्निंग नहीं होता था, वो इतना मनी जनरेट नहीं कर पाते थे अपने फार्मिंग एक्टिविटीज के द्वारा, इसलिए मजबूरन वो लोग बेचारे शहर आते थे फॉर डूइंग स्मॉल और बिग जॉब्स, ठीक है, मेनली स्मॉल जॉब्स, ठीक है, फाइन।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने इस चैप्टर में देखा वो हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी टाइप का प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो नॉन एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, किसी भी तरह का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए। वो 4 फैक्टर्स है, पहला फैक्टर लैंड, दूसरा फैक्टर लेबर, तीसरा फैक्टर कैपिटल, और चौथा सबसे मेन फैक्टर वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स होंगे तभी किसी भी तरह का प्रोडक्शन होगा तो वो हो पाएगा, वरना प्रोडक्शन संभव नहीं है। राइट? अगर इन चारों में से एक भी फैक्टर मिसिंग है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे नॉन एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो। ठीक है, फाइन। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें जल्द से जल्द खेती पे, फार्मिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे कंट्री में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका था, जिसके कारण आज की तारीख में हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं फूड ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए। ठीक है, इसलिए हमारा देश में खाना पीना सस्ता है। ठीक है, बजट में है, अमीर गरीब मिडिल क्लास सब कोई आराम से आई कैन से बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पा रहा है। लेकिन अगर हमने सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जल्द से जल्द नहीं जनरेट किया, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.2 नहीं लाए, तो हमारे कंट्री में फूड क्राइसिस आ सकती है दोबारा, और ऐसा हो सकता है कि फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं वो ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ते जाएं। ठीक है, पिछले 30 सालों का, 40 सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जो अनाज का भाव 30 साल पहले था वो आज नहीं है, अनाज का भाव बढ़ते जा रहा है। क्यों ऐसा? बिकॉज जो हमारे लैंड रिसोर्सेज है वो तो खत्म होते जा रहे हैं, और हमारे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमारे लैंड रिसोर्सेज डिप्लीट और डिग्रेड दोनों होते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आने वाले टाइम में हमें फूड क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 एट द अर्लीस्ट। ठीक है, और एक छोटा सा मुझे आपको सजेस्ट करना है, मुझे आपको अपना पॉइंट शेयर करना है, वो ये कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए।